नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से मिले राज्यपाल बोस, कहा बंगाल में हुई हिंसा बर्बर और शर्मनाक। राष्ट्रीय महिला आयोग से भी प्रभावितों ने साझा किया दर्द। भाजपा ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 4 कुख्यात माओवादी गिरफ्तार। पकड़े गए माओवादियों पर था 40 लाख रुपए का इनाम। दिल्ली के दयालपुर हादसा पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि का ऐलान। प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को दी जाएगी 50,000 रुपए की सहायता। बाईस और 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे सऊदी अरब। क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से करेंगे मुलाकात। बहुआयामी साझेदारी को मिलेगी नई गति। और भारत ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक नेता भावेश चंद्र रॉय के अपहरण और हत्या की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय ने अंतरिम सरकार से कहा कि बिना भेदभाव हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करें सुनिश्चित। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल से सऊदी अरब की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के जरिए भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलेगी। 2016 और 2019 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब की ये तीसरी यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 23 अप्रैल के बीच सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के आमंत्रण पर सऊदी अरब जा रहे हैं। 2016 और 2019 के बाद यह पीएम मोदी की सऊदी अरब की तीसरी यात्रा होगी। Prime Minister's engagements will include a one-on-one meeting with His Royal Highness the Crown Prince, as well as formal engagements that include a ceremonial welcome and bilateral talks. The two leaders will co-chair the second meeting of the Strategic Partnership Council. भारत और सऊदी अरब के बीच लंबे ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। दोनों देश रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जन जन के बीच संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में मजबूत द्विपक्षीय सहयोग साझा करते आए हैं। ऐसे में पीएम की ये यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है। Saudi Arabia hosts a very large Indian expatriate community, possibly the second largest expatriate community of its kind anywhere in the world. Saudi Arabia is a leading voice in the Islamic world and is increasingly playing an important role in regional developments. भारत और सऊदी अरब के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा दोनों देशों की बहुआयामी साझेदारी को जहां नई गति देगा, वहीं ये क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा के बाद अब भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। सीएम ममता बनर्जी और उनकी सरकार का कोई मंत्री पीड़ितों से मिलने नहीं गया है, लेकिन हिंसा पीड़ितों का दर्द समझने के लिए शनिवार को राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद पहुंचे और इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि हिंसा और भ्रष्टाचार बंगाल में कैंसर की तरह फैल रहे हैं। और इसके साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी पीड़ितों का दर्द जानने के लिए हिंसा प्रभावित धुलिया का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान कई महिलाएं फफक कर रो पड़ी। बंगाल में कानून व्यवस्था बदहाल, हिंदुओं का हाल बेहाल, टीएमसी को सत्ता का गुरूर, हिंदू पलायन को मजबूर, राज्यपाल के सामने छलका पीड़ितों का दर्द।
पश्चिम बंगाल के हिंसा पीड़ितों का दर्द और पीड़ा समझने के लिए शनिवार को राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद पहुंचे। राज्यपाल बोस ने मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राज्यपाल ने धुलियान से लेकर सुती हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के साथ साथ पीड़ितों से मिलकर उनका हाल भी जाना। मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने पीड़ितों की शिकायतें सुनी और प्रभावी कदम उठाने का आश्वासन दिया। इससे पहले राज्यपाल ने शुक्रवार को मालदा में भी हिंसा पीड़ितों से मुलाकात कर उनसे आप बीती सुनी थी। There were many demands from the people. First demand was we want justice. Second was we want peace. Third was we want a permanent BSF camp there. And the fourth and fifth and sixth are all there, which you know. All these will be taken with all the seriousness it deserves and will be taken up with the appropriate authorities for appropriate action. वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और उनकी टीम भी शनिवार को हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद के धुलियान पहुंची। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख ने हिंसा का शिकार हुए परिवारों से मुलाकात की। रहाटकर और उनकी टीम को अपने बीच पाकर पीड़ितों का दर्द छलक उठा। धुलियान में महिलाएं तो जमीन पर लेटकर फपक कर रो पड़ी। पीड़ित लोग हैं, विशेष रूप से महिला और बच्चे, उनको मैं मिली हूँ और ध्यान में आ रहा है कि उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, उनके साथ अत्याचार भी हुआ है और उनको जो पीड़ा है, ये पीड़ा की कोई लिमिट नहीं है, इतना उनको पीड़ा हो रही है, बहुत तकलीफ उन्होंने झेली है। घर से निकाल के खींच के बाहर जाके उनको बुचर के तरह उनको कुपा के काटाया गया। उसका भयानक है। ऐसा मामला बंगाल में हुआ कि हम नहीं जानते हैं, पहला बार देख रहा। वहीं राज्य में भड़की हिंसा और बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा टीएमसी सरकार पर हमलावर है। भाजपा ने हिंदू समुदाय के खिलाफ हमलों का आरोप लगाते हुए टीएमसी सरकार को सूबे की बिगड़ी व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया है। बंगाल में अभी सनातनी लोग, क्रिश्चियन लोग, सिख लोग, जो भी हैं हमारे भाई लोग, ये इस पार्टी को वोट नहीं करेंगे। अभी खत्म, वो जमाना हुआ है। तो आपको उनको ज्यादा खुश रखना पड़ेगा जो उनके वोट बैंक है। इसीलिए कुछ एक बात गलत उनके खिलाफ उनके लिए कुछ नहीं करेंगे कि उनको हर वक्त खुश रखें, चाहे वो कोई मरे गए कोई नहीं जाए। ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, क्योंकि अचानक से ये दंगा नहीं लगा है और ये दंगा है ही भी नहीं। ये पूरी एक तरफा मुसलमान का द्वारा ये हिंदू जेनोसाइड किया गया। कौन किया है? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के, वो करवाया है। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद इस सिलसिले में 274 से अधिक लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रसन्नजीत बख्शी और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद सहित कई जिलों में हाल ही में भड़की हिंसा के बाद स्थिति असामान्य नजर आ रही है और इसी पर केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से बात की हमारे संवाददाता निशांत कुमार राय ने। केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मेरा पहला सवाल, पश्चिम बंगाल जलता हुआ नज़र आ रहा है। मुर्शिदाबाद की और मालदा की बात करें तो हिंदू पीड़ित नज़र आ रहे हैं। पिछले 2 दिन से मैं वहां पर था और वहां पर जिस तरीके की हिंसा हुई है, आपका इस पर पहला कमेंट क्या है? देखिए, जैसे आपने बताया, सच में बंगाल जलता हुआ दिख रहा है और भी बहुत कुछ होता। ममता बनर्जी ने अपने इशारों में कंट्रोल किया है, क्योंकि ये जो दंगा आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी का खुद का स्पॉन्सर्ड प्लान है और ममता बनर्जी इससे 2 काम अपना एक तीर से 2 निशाना जिसे बोलते हैं। एक तो उन्होंने कोशिश किया और सफल भी हुए कुछ हद तक, जो 26,000 टीचरों की नौकरी चली गई, जो बहुत बड़ा करप्शन का केस है, जिसमें कोर्ट ने बोला है करप्शन हुआ, वहाँ से सबका ध्यान हटाने का काम किया उन्होंने। दूसरी बात, ये जो दंगा हुआ, इससे मुस्लिम वोट पोलराइजेशन, मुस्लिम में भी एंटी इनकम्बेंसी बहुत बढ़ रही थी। वो लोग सीपीएम की तरफ और दूसरे पार्टियों की तरफ जा रहे थे। इसको रोकने के लिए ममता बनर्जी ने ये दंगा करवाया और ममता बनर्जी की पार्टी के लोग बहुत जोर शोर से बढ़ चढ़ कर इस दंगा में हिस्सा लिया।
जैसे ही ये हिंसा होती है, हिंदू पलायन करते हैं, ममता बनर्जी जो है राहत कैंपों की तरफ नहीं जाती बल्कि मौलवियों के साथ बैठक करती हैं और भाषण देती हैं और कहती हैं कि वक्फ बिल के चलते ये दंगा हुआ, और साथ ही दूसरी बात ये कहती हैं कि बीएसएफ और बीजेपी ये दंगा करा रही है। ममता बनर्जी मौलानाओं के साथ जो बैठी थी वो अपना काम कर रही थी, उनका वही वोट बैंक है। मौलाना लोग वोट करवाते हैं। अब हिंदुओं को समझना चाहिए कि आप मौलाना को लेके आपका मुख्यमंत्री बैठ रहा है, हिंदुओं को लेके नहीं बैठ रहा है या पीड़ितों से नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है समझ लें कि इसका मतलब है कि हिंदुओं की कीमत उनके लिए सेकंड दर्जे का है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ द मौलानाज एंड द मौलवीज, और वो जो मुअज्जिम जिसे बोलते हैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ममता बनर्जी ने खुद बताया कि बीएसएफ ने लोगों को 4,000-5,000 रुपया दे के बच्चों को, मुसलमान बच्चों को, सोचिए, पत्थर फेंकवाने का काम किया। जहाँ कोर्ट में जाकर ममता बनर्जी के अंडर में काम करने वाला पुलिस, क्योंकि शी इज़ द होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, उनके अंडर काम करने वाला पुलिस जाके बोल रही है, मैंने दिखाया आज मेरे भाषण जो था यहाँ पे, हमने खोल के दिखाया और पुलिस ने क्या लिखा, उसमें पूरा लिखा हुआ था कि लोकल पीपल, वो साजूर मोड़ हो या डाक बांग्लो मोड़ है, ये जहाँ भी हो, जितने भी लोग जमा हुए थे, पुलिस ने कोर्ट के सामने जाके, पुलिस का जो बयान है उस बयान में बताया कि सारे लोकल यूथ थे। बंगाल में इतनी बड़ी घटना हो गई, सैकड़ों से ज़्यादा घर जला दिए गए, उसके बावजूद भी इंडी गठबंधन का कोई नेता नहीं पहुंचा। नहीं, इंडी गठबंधन के नेता तो नहीं पहुंचेंगे, वो अखलाक के घर जाएंगे, याकूब मेनन के घर जाएंगे। भारत में आकर किसी ने बम फोड़ दिया तो उनके घर जाएंगे, भारत के खिलाफ किसी ने बंदूक उठा लिया तो उनके घर में भी जा सकते हैं। लेकिन हिंदू मर रहा है, हिंदू तो दिखता ही नहीं उनको हिंदू का मौत दिखाएंगे तो उनके आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है, उस समय हिंदू नहीं दिखते, इसलिए वो नहीं जाएंगे वहाँ पे। जब भी केंद्र में कोई बड़ा कानून आता है, चाहे एनआरसी आए, सी आए, चाहे किसान बिल आए या कुछ भी ऐसी स्थितियाँ होती हैं, आखिर बंगाल ही क्यों जलता है? बंगाल में ऐसी सरकार है जो दंगा कराती है, दंगा में प्रोत्साहन करती है, और दंगे जो करते हैं दंगाई, उनको संरक्षण मिलती है। आप सोचिए, टीएमसी का काउंसिलर दंगा कर रहा है, आपको क्या लगता है ममता बनर्जी उसको हटाएगी, पार्टी से निकालेगी? कुछ नहीं करेगी। दंगा होगा, ऐसे चीफ मिनिस्टर रहेंगे तो जरूर दंगा होगा। जब बीजेपी की चीफ मिनिस्टर 26 में बनेगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी एक पत्थर उठाने की, जो हाथ पत्थर उठाएगा उसको तोड़ देंगे। मस्जिद अगर है, वो नमाज पढ़ने की जगह है, आप जाओ अल्लाह की इबादत करो, कौन मना कर रहा है? लेकिन वहाँ से अगर आप माइक में लगा कर दंगा करो, रास्ते में उतरो दंगा करो, तो उस मुआजिम को भी नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने वो कॉल दिया, या मौलवी साहब ने जिसने वो कॉल दिया है उसको भी नहीं छोड़ेंगे। उसको ये ना है कि एक्ट के अंदर उसको डालेंगे और वो मस्जिद भी सील कर देंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ सुकांत मजूमदार। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, बालूरघाट। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद के बेदवना में हिंसा प्रभावितों से मुलाकात की। पीड़ितों के घर जाकर राज्यपाल ने हालात का जायजा लिया। हिंसा प्रभावितों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और अपनी सुरक्षा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राज्यपाल ने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से कांग्रेस और गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला है। भाजपा का आरोप है कि राजनीतिक लाभ के लिए नेशनल हेराल्ड जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करना कांग्रेस की पुरानी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर कांग्रेस और गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता प्रत्युष कांत ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने आजादी के आंदोलन से जुड़ी नेशनल हेराल्ड जैसी ऐतिहासिक संस्था को अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया। जीप स्कैम से लेकर ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम तक आपने मास्टरी कर ली है। आप आज के दिन में कांग्रेस एक करप्शन का पाठशाला चला रहा है, जिस पाठशाला से देश की जनता परेशान है। सोनिया गांधी जी एंड राहुल गांधी जी हैज टू अंडरस्टैंड कि देश का प्रॉपर्टी है, कोई उसको नहीं ले सकता है। आप ये बताओ कि चोरी भी करोगे और सीना चोरी भी करोगे, स्कैम भी करोगे और धरना भी करोगे, ऐसा नहीं होता हमारे देश के अंदर में। वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मामले में कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह मामला उस पुरानी सोच को दर्शाता है जहां सेवा की आड़ में सार्वजनिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया। भाजपा नेता नलिन कोहली ने नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। जो ईडी ने चार्जशीट फाइल करी है नेशनल हेराल्ड के केस में,
इसमें एक बहुत ही गंभीर उदाहरण उजागर करा है ईडी ने सत्ता के दुरुपयोग का, और ये कांग्रेस की पुरानी सोच को परिलक्षित करती है, जहां पर वो सेवा की आड़ में सार्वजनिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर कर, उनका इस्तेमाल कर कर अपनी जागीर बढ़ाने का औजार बना देती है। इसकी जांच बहुत ज्यादा जरूरी है और कांग्रेस पार्टी की जवाबदेही बनती है इस देश की जनता को भी और 25 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष भी। जो जानकारी प्राप्त हो रही है नेशनल हेरल्ड केस और उसकी जो जांच हुई है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के माध्यम से, उसमें बहुत गंभीर सवाल उठे। नेशनल हेरल्ड एक संस्था और एक न्यूज़पेपर था, उसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, बिल्डिंग है, अलग चीजें हैं। मात्र 50 लाख के लिए एक संस्था को ट्रांसफर हो जाती है। संस्था का नाम है यंग इंडियंस। यंग इंडियंस जो है नेहरू गांधी परिवार उनकी बनाई हुई संस्था है। अब हजारों करोड़ की जो संपत्ति है 50 लाख के लिए यदि उनके पास आ जाए, यंग इंडियंस के पास, तो प्रश्न तो उठेंगे। इसका राजनीतिकरण क्यों हो रहा है? राजनीतिकरण करने से जो जांच में गंभीर सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब थोड़ी ना मिलेगा। भाजपा का आरोप है कि राजनीतिक लाभ के लिए नेशनल हेराल्ड जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करना कांग्रेस की पुरानी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा रहा है। वहीं कांग्रेस पूरे मामले को राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला माओवादी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्र है, जहां माओवादी देश विरोधी गतिविधियों जैसे कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सुरक्षा बलों पर हमले करना और आगजनी जैसी घटनाओं से सरकारी कामों में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ ने शनिवार को ऐसे ही 4 कुख्यात माओवादियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी सुरक्षा बलों के खिलाफ अनेक हिंसक घटनाओं में शामिल थे। गढ़चिरौली पुलिस की प्रभावी कार्रवाई के चलते जनवरी 2022 से अब तक कुल 96 माओवादी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में बीजापुर के मुरकराज गुट्टा की पहाड़ियों में तलाशी अभियान के दौरान माओवादियों द्वारा रोजाना इस्तेमाल का छोड़ा हुआ सामान बरामद हुआ है। कोबरा कमांडो बटालियन 208 की टीम इलाके में माओवादियों के खिलाफ तलाशी अभियान चला रही थी। अभियान के दौरान मुरकराज गुट्टा के पहाड़ी जंगल में माओवादियों के द्वारा बंकर नुमा संरचना में छिपाया गया डंप बरामद किया गया है और ये सामान जमीन के नीचे बंकर नुमा कमरे में छिपाकर रखा गया था। इनमें 6 करके सोलर प्लेट, जर्किन, वर्दी और सीलिंग पंखा शामिल है। और इस अभियान के तहत सर्चिंग के दौरान मुरकराज गुट्टा की पहाड़ी के जंगल से माओवादी के सामान छिपाने की 12 जगहों को खोजकर नष्ट किया गया। और इससे पहले कोमटपल्ली और तुमरेल के जंगल से माओवादियों द्वारा हथियार बनाने का उपकरण, औजार, विस्फोटक सामग्री आदि का डंप भी बरामद किया गया था। सुरक्षा बल माओवादियों के बटालियन कोर एरिया में लगातार गश्त और सर्चिंग की कार्रवाई कर रही है। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में शनिवार तड़के 4 मंजिला इमारत गिरने से 11 लोगों की जान चली गई और इस घटना के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हादसे की जांच की बात कही है, साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी बात कही है। रेत की तरह ढह गई इमारत, हर तरफ मच गया हाहाकार, दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। राजधानी दिल्ली में मुस्तफाबाद के दयालपुर इलाके में शनिवार को एक 4 मंजिला इमारत अचानक गिर गई। हादसे में 11 लोगों की जान चली गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इमारत में 20 से 25 लोग रह रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। दमकल विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन के साथ एनडीआरएफ की टीम ने घटना स्थल पर मोर्चा संभाला। मलबे में फंसे लोगों को जल्द से जल्द निकालने के लिए अतिरिक्त मशीनें और राहत बल तैनात किए गए। कई लोगों को जिंदा बचाया गया, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुस्तफाबाद इलाके में इमारत ढहने की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दोषी अधिकारी सहित कॉन्ट्रैक्टर को सजा मिलेगी। जिस तरीके से ऐसी कमजोर बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है, उसकी सारे नियमों को ताक पे रख करके इस तरह की भवन निर्माण में जो अधिकारी दोषी हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्टर या जो बिल्डर उसमें लगा है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। और ये इतनी जिस तरह की बिल्डिंग्स यहाँ पे पूरे के पूरे शहर में हैं, उन सब को नोटिफाई करके उन पे एक्शन होना चाहिए। इस तरह से जिस दुर्घटना होने के कारण लोगों का मारा जाना, क्षतिग्रस्त होना
हम सब के लिए बड़ा पीड़ादायक है और प्रशासन को पूरी तरीके से ताकीद किया गया है। दोषी लोगों को सजा मिलनी चाहिए और परिवार को मेरी ओर से सांत्वना है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मुस्तफाबाद के विधायक और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट मौके पर पहुंचे। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की बात करते हुए कहा कि अवैध इमारतों का मुद्दा मैंने कई बार उठाया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर लिमिटेड लोगों की व्यवस्था है और पूरा इलाका इलीगल है। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात भी हुई है, निश्चित रूप से एक्शन लिया जाएगा। बैठक होगी और चर्चा होगी। मैं तो आज से नहीं, 3 महीने पहले जब मैं चुनाव जीता था उसी समय मैं यहाँ घूम रहा था। घूमने के बाद मैंने कहा ये कहीं न कहीं ये बिल्डिंग हादसे को दावत दे सकती है, जिसकी शिकायत मैंने विधानसभा के अपने माध्यम से और मैंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी कहा है, मैंने कमिश्नर एमसीडी कमिश्नर को कहा है। इसमें जो नेग्लिजेंसी हुई है, जो अधिकारी इसमें लिप्त है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों के अनुसार ये इमारत लगभग 10 साल पुरानी थी। इसका निर्माण एल शेप में किया गया था। इसके गिरने के कारणों का सही पता जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्तफाबाद इलाके में हुए हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि का ऐलान किया है। पीएमओ द्वारा एक्स पर साझा किए गए पोस्ट में इसकी जानकारी दी गई। पोस्ट में पीएम ने लिखा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में इमारत ढहने से हुई मौतों से दुखी हूँ। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। प्रत्येक मृतक के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई में 1 से 4 मई तक होने वाले पहले विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन से पहले शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रचनाकारों की दुनिया और उनकी अर्थव्यवस्था एक मौलिक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। इस विचार विमर्श में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार मीडिया लगभग 20 मीडिया घरानों ने भाग लिया है। केंद्रीय मंत्री ने चुनौतियों के बारे में बात करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ पुराना मॉडल नए मॉडल के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है, जिससे अवसरों के साथ साथ चुनौतियां भी पैदा हो रही हैं। और उन्होंने कहा कि मीडिया जगत का स्वरूप बदल रहा है और नए मॉडल के लिए प्रतिक्रिया देने के लिए पूरे देश की सामूहिक आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह दावोस आर्थिक नीतियों के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है, वैसे ही वेव्स स्वयं को मीडिया और मनोरंजन के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में विकसित करना चाहता है। और वहीं वेव्स 2025 के क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के तहत आयोजित एनिमेशन फिल्म मेकर्स कंपटीशन के अंतिम दौर में पहुंचने वाले प्रतिभागियों की घोषणा कर दी गई है। पारंपरिक एनिमेशन, VFX, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और वर्चुअल प्रोडक्शन सहित एनिमेशन की पूरी विस्तृत श्रेणी में मूल कहानी कहने पर केंद्रित सर्वश्रेष्ठ 42 प्रस्तुतियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। इन प्रतिभाशाली प्रतिभागियों को अब 1 से 4 मई 2025 को मुंबई में आयोजित होने वाले वेव्स सम्मेलन के दौरान अपनी मूल प्रस्तुतियों को प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। शीर्ष 3 विजेताओं में से प्रत्येक को 5 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। डांसिंग आइटम्स टीम ने वेव्स टीम के सहयोग से 9 महीने की कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया के पश्चात अंतिम दौर में पहुंचने वाले शीर्ष 42 प्रतिभागियों का चयन किया है। वेव्स समिट में कॉस्प्ले चैंपियनशिप 2025 में देश भर के उत्साही रचनाकार, कलाकार और प्रशंसक भाग लेंगे और मुंबई में कॉस्प्लेयर्स के लिए वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड कार्ड शो डाउन आयोजित भी किया गया था और शॉर्टलिस्ट किए गए फाइनलिस्टों की घोषणा भी कर दी गई है। पेश है ये खास रिपोर्ट। कॉस्प्ले चैंपियनशिप 2025 को भारत की सबसे प्रतिष्ठित और समावेशी कॉस्प्ले प्रतियोगिताओं में से एक माना जाता है, जो वेब समिट की जीवंत पृष्ठभूमि में आयोजित की गई है। मुंबई में कॉस्प्लेयर्स की रचनात्मकता और जुनून देखने को मिला कॉस्प्लेयर्स वेब्स के लिए वाइल्ड कार्ड शोडाउन में। हमने कॉस्प्लेयर्स को एक मौका दिया है जहां पे वो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज के ऊपर कॉस्प्लेयर्स की तरह कैरेक्टर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड वेव समिट में इनके लिए एक बड़ा मौका मिलेगा जहां पे वो नेशन वाइड लेवल पे
कॉस्प्ले इमर्सिव एक्सपीरियंस दे सकते हैं एंड वहां पे पार्टिसिपेट करके अपना एक करियर बना सकते हैं। वेव्स कॉस्प्ले चैंपियनशिप शोडाउन काफी बेहतर तरीके से हुआ। जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनमें जो एनर्जी थी, एंथुजियाज्म थी, वो अलग लेवल की थी। अभी एक कॉस्प्लेयर की चैंपियनशिप का नाम पे एक इवेंट अभी कर लिया था हमने। बहुत सारे कॉस्प्लेयर्स हैदराबाद से ऑलरेडी हम तो कंप्लीट कर चुका है उधर, और हम तो कोशिश किया था सबसे अच्छा, बट लेकिन इधर तो अलग ही हो रहा है। मतलब इतना सारे कॉस्प्लेयर्स हम तो एक्सपेक्ट किया भी नहीं। 50 से ज्यादा वाइल्ड कार्ड प्रतिभागियों में से 30 कॉस्प्लेयर्स को उनकी असाधारण रचनात्मकता, शिल्प कौशल और प्रदर्शन के लिए चुना गया। वाइल्ड कार्ड शोडाउन ने इन जोशीले कलाकारों को अपने हुनर दिखाने के लिए एक मंच प्रदान किया। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपोजर बहुत कम मिला है, मतलब इंडियन माइथोलॉजी और इंडियन कल्चर कॉस्प्ले के मामले में। ऐसा नहीं कि लोग करते शायद बहुत लोग को उतना अप्रिसिएशन वगैरह नहीं मिलता होगा, तो मोटिवेशन नहीं मिलता होगा करने के लिए। बट मेरा ऐसा बोलना है कि अगर हमारे होम ग्राउंड पे अगर हम हमारा कल्चर अपस्टैंड नहीं करेंगे, तो हम बाहर वालों को, जो लोग का कल्चर हम इधर अडॉप्ट करें, उनको हम कैसा एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। इंडियन माइथोलॉजी का कैरेक्टर्स भी कॉस्प्ले कर सकते हैं। यूजुअली हम अगर इवेंट्स में जाते हैं तो हम ऐसे एनिमे मांगा वगैरह ही कर लेते हैं, बट यहाँ पे जब मैंने इंडियन माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स देखे, मैंने पर्सनली नहीं किया बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये एक अच्छा एडिशन था। मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा इसका ऑन दूरदर्शन एंड मैंने सोचा कि इसमें जाया कैसे जा सकता है, मे बी मैं ऐसे ही अटेंड कर लूँ। एंड फिर मुझे कॉस्प्ले का अपॉर्चुनिटी दिखा एंड मैं यहाँ पे कॉस्प्ले करने आई हूँ। वेब्स कॉस्प्ले चैंपियनशिप क्रिएटर्स स्ट्रीट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ये चैंपियनशिप पारंपरिक भारतीय कहानी कहने और वैश्विक पॉप संस्कृति के बीच दूरी को पाटने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे भारतीय रचनाकारों को वो प्रसिद्धि मिले जिसके वो हकदार हैं। श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, मुंबई। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के बलांगीर 2 केंद्रीय विद्यालयों का वहां पर उद्घाटन किया। साथ ही केंद्रीय विद्यालयों के स्थायी परिसरों की भी आधारशिला रखी और इस अवसर पर ओडिशा के उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव भी मौजूद रहे। इस मौके पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जिले में केंद्रीय विद्यालय जैसे उच्च गुणवत्ता वाले स्कूल आने निश्चित रूप से जिले में शिक्षा के स्तर में बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ओडिशा को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज हम 2 सेंट्रल स्कूल अनुमोदित करके इस एस्पिरेशनल जिले को हमने आगे बढ़ाने का एक विनम्र प्रयास किया है। भारत सरकार 30-30 करोड़ रुपया खर्चा करके इस जिले को 2 सेंट्रल स्कूल दिया है। इस जिले की जो पढ़ाई में पिछड़ापन था, सेंट्रल स्कूल जैसे उच्च कोटि की स्कूल्स आएगा, निश्चित रूप में इस जिला में बड़ा उसका इम्पैक्ट आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का डबल इंजन सरकार उड़ीसा को आगे ले जाने के लिए कमिटेड है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पुडुचेरी राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सह प्रभारी नियुक्त किया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने शनिवार को एक पत्र जारी कर इसकी सूचना दी और बताया कि ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए कहा है कि विपक्ष आज फिर जातिवाद को हवा देकर समाज को बांटने का प्रयास कर रहा है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत आयोजित संगोष्ठी में समाजवादी पार्टी पर जिन्ना का महिमा मंडन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस जिन्ना के कारण पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदू मारे काटे जा रहे हैं, उस जिन्ना का महिमा मंडन समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जातीय संघर्ष नया प्रारंभ करने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वयं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान करते हैं और देश तोड़क जिन्ना, जिस जिन्ना के कारण पाकिस्तान में हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर जिस जिन्ना के कारण आज भी दलित हिंदुओं के साथ निर्मम अत्याचार हो रहे हैं,
उस जिन्ना का महिमा मंडन समाजवादी पार्टी कर रही है। लेकिन हमें सावधान और सतर्क रह करके वर्तमान स्थिति में समाज को जातीय आधार पर बंटने नहीं देना है। और गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन पर लगने वाले रोड टैक्स से राहत दे दी है और इसे लेकर गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा है कि जो गुजरात सरकार ने ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि गुजरात में ई कार खरीदने वाले सभी लोगों को 5% टैक्स की छूट मिलेगी। हर्ष संघवी ने ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में गुजरात को लगातार आगे बढ़ता हुआ बताया है। के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात सरकार ने ग्रीन मोबिलिटी के दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है। खास तौर पे गुजरात में ई कार खरीदने वाले लोगों को 5% टैक्स की छूट दी जा रही है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक डिसीजन है। ग्रीन मोबिलिटी के दिशा में गुजरात लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और ये डिसीजन के माध्यम से आने वाले दिनों में लोग ई कार खरीदने के लिए और प्रोत्साहित होंगे। विश्व लीवर दिवस के अवसर पर यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में यहां आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देशवासियों को अपने यकृत को लेकर सजग होना बेहद जरूरी है। आज विश्व यकृत दिन पर भारत भर की जनता को अपने यकृत के प्रति सजग होना, प्रयत्नशील होना और पूरी जानकारी के साथ छोटी छोटी चिंताएं कर कर यकृत को स्वस्थ रखने का संकल्प करना है। मोदी जी ने देश के सामने लक्ष्य रखा है 2047 में विकसित भारत की रचना करना, जो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो और हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करता हो। मगर विकसित भारत की संकल्पना बीमारों की फौज के साथ नहीं हो सकती। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हर नागरिक को स्वस्थ रहना चाहिए। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। विश्व लीवर दिवस के मौके पर हमारे सहयोगी अमरिंदर गुप्ता के साथ बातचीत में डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली की जनता को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं को देने की, जिसे लेकर दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह हमारे साथ हैं। सर, हेल्दी लिवर हेल्दी इंडिया के कॉन्सेप्ट पे आज लिवर डे मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन और उसमें उनका मैसेज कितना अहम है? सर, अमित शाह जी ने तो सारी बात हमारे गृह मंत्री जी ने रख दी है आपके बीच में। हेल्दी लीवर रखने के लिए सबको अपना इलाज पहले स्वयं करना पड़ेगा, फिर डॉक्टर करेगा। अच्छा व्यायाम, अच्छा भोजन, अच्छा नींद, जो गृह मंत्री जी ने कहा उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। बाकी दिल्ली सरकार हर चीज़ के लिए तत्पर है, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तत्पर है। जो भी समस्या आई उसको दूर करेगी, लेकिन हम सब लोग को मिलकर खुद अपने लिए तैयारी करनी चाहिए। सर, जिस तरह से आयुष्मान भारत योजना को लेकर लगातार कवायद सरकार बनने के बाद आपने प्रारंभ कर दिया है, अब किस तरह से देखते हैं इस स्कीम को आगे कैसे बढ़ेगी? सर, नहीं, अब तो लागू कर दिए, चालू हो गया है और उसका लाभ दिल्ली की जनता को मिले जितनी से जल्दी हम उसके ऊपर अग्रसर हैं। हमने 170 अराउंड लोग को मैसेज दे दिया, कार्ड पहुंचाना चालू करेंगे और उसका लाभ लेंगे। जन औषधि केंद्र को लेकर भी अमित शाह जी ने कहा कि जल्द ही जन औषधि केंद्र और बड़ी संख्या में खोले जाएंगे, उसको लेकर दिल्ली सरकार खोल रहे हैं। टेंडर भी हुए हैं, काफ़ी जगह खुल भी गए हैं। आप देखिएगा, जब से हमारी सरकार आई है हम हॉस्पिटलों में खोले जा रहे हैं और हम प्राइवेट हॉस्पिटल में खोलने का प्रयास करेंगे। जन औषधि केंद्र जेनरिक की मेडिसिन से लोग का एक फाइनेंशियली लॉसेस से भी बचेंगे और अच्छी दवा भी मिलेगी। कुल मिलाकर के आने वाले समय में दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी? मैंने पहले भी कहा था कि 100 दिन के अंदर दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था रोज सुधरती हुई दिखेगी। इस बात का विश्वास आपको हमेशा दिलाया था और आपको खुद दिख रहा होगा कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर रही है और सुधरती दिखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हेल्दी लिवर
हेल्दी इंडिया के तहत आज सबको एक मैसेज दिया गया है और गृह मंत्री जी का संबोधन, और उस संबोधन में उनका अपना एक्सपीरियंस खासा अहम रखता है। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उन्होंने कहा कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए वो और उनकी सरकार लगातार काम कर रही है और दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से और बेहतर होगी। कैमरामैन अजीत के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद सुजीत कुमार ने आयुष्मान योजना और जन औषधि केंद्र योजनाओं को स्वास्थ्य सुविधा के लिए विस्तार की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताया है। विश्व लीवर दिवस के मौके पर हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत में सुजीत कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प सबका साथ सबका विकास और सबका इलाज की दिशा में आज देश भर में लीवर जागरूकता के लिए लगातार काम करने की जरूरत है, जिसे लेकर वो राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल भी लेकर आए थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद सुजीत कुमार हमारे साथ हैं, जिन्हें वर्ल्ड लीवर डे के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मानित किया। सर, लीवर डे है एक बड़ा मौका, हेल्दी इंडिया के कॉन्सेप्ट से कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है हर साल, और गृह मंत्री का संबोधन संसद में आए दिन जब चर्चा होती है हेल्थ को लेके, तो न सिर्फ हेल्थ मिनिस्टर बल्कि प्रधानमंत्री जी भी इस पे कई बार कह चुके हैं कि देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। और जब सांसद प्राइवेट मेंबर बिल के तहत उन मुद्दों को उठाता है तो खासा अहम हो जाता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार काम करने के लिए। सर, वो कौन से मुद्दे थे जिसको लेकर आपने लीवर के, वो कौन से मुद्दे रहे जिसको लेकर आपने प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में दिया था? देखिए, एक तो जो ये है लीवर कैंसर, ये मुद्दा हमारे दिमाग में कैसे आया, मैं ये आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। याचिका समिति जो संसद का एक बहुत ही अहम समिति है, वो ऐसे जो आम मुद्दे होते हैं उस पर वो काम करती है। तो हमारे नज़र में आया कि लीवर कैंसर की जो मात्रा बढ़ रही है देश में और स्क्रीनिंग बहुत कम हो रही है, तो ये विषय को समिति ने इस पर चर्चा करने का निर्णय लिया। तब जब हम लोग इस पर रिसर्च किए, हम लोग ILBS से सपोर्ट लिए, टेक्निकल सपोर्ट लिए, तब हमको पता चला कि ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो सरकार को करनी चाहिए और सरकार कर रही है। लेकिन कुछ चीज़ें कभी क्या होता है ना, एक प्रोसेस होता है, थोड़ा सा एक सांसद अगर उसको उठाते हैं संसद में या फिर पब्लिकली बोलते हैं तो वो और थोड़ा सा एक्सीलरेट हो जाता है। तो ये था मेरा मोटिवेशन इसको उठाने के लिए। और जो मेन हमारा मुद्दा था प्राइवेट मेंबर बिल में कि पूरे 140 करोड़ जनता की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, और जो PHC CHCs हैं हमारे, जितने पब्लिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, सब में स्क्रीनिंग की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तो टर्शियरी केयर की ज़रूरत ही नहीं होगी। और अवेयरनेस स्कूल लेवल पे, स्कूल पाठ्यक्रम में इसका शुरुआत करनी चाहिए अवेयरनेस, ये भी हमारी वो बिल में मांग थी सरकार से। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुजीत कुमार, राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद हैं और लगातार स्वास्थ्य के लिए, जागरूकता के लिए काम करते रहे हैं, जिन्हें आज वर्ल्ड लीवर डे पर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सम्मानित किया गया। उसे में लीवर को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना बहुत अहम माना जा सकता है और इसी को लेकर इन्होंने संसद से भी प्राइवेट मेंबर बिल की शुरुआत की। कैमरामैन अजीत के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज़, दिल्ली। भारत सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना जन कल्याण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के BDO डॉक्टर शकील भट्ट ने बताया है कि इस योजना से अधिक लाभार्थियों को शामिल करने में मदद मिली है और इससे लाभार्थियों की संख्या में 16 गुना तक की बढ़ोतरी हुई है। मरकज की जानिब से चलाई जा रही फलाई बहबूद स्कीमें लोगों को काफी फायदा पहुंचा रही है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर शकील साहब से, जो कि BDO शोपियान है, इस स्कीम से लोग कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि DBT एक घर घर की आवाज़ है आज, जिसको हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये एक स्कीम नहीं है, ये एक मिशन है। इस मिशन में बहुत सारी मरकज़ी सरकार की जो स्कीमें हैं उनको इंटीग्रेट किया गया है, और इनको जो भी सब्सिडी हम देते हैं किसी भी स्कीम में, चाहे वो PM किसान की स्कीम हो, चाहे वो PDS हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे पहल हो, उसका जो सब्सिडी पार्ट है वो पहले क्या जो ट्रेडिशनली हुआ करता था, वो पैसा इन द फॉर्म ऑफ चेक या किसी फिजिकल फॉर्म पैसे में उनको मिलता था। बट उससे क्या होता था कि ये बहुत सारी चैनल से ये पैसा गुजरता था, तो उसकी वजह से लीकेज होती थी, या जो सब्सिडी हम पेमेंट करते हैं वो टाइम पे उस बेनिफिशियरी तक नहीं पहुंचती है। तो 2013 में मरकजी सरकार ने एक मिशन चलाया जिसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाम से हम जानते हैं, जो कि सब्सिडी पार्ट है वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट मतलब बेनिफिशियरी के अकाउंट में चला जाता है। आज अगर हम देखेंगे
24-25 में अभी 300 प्लस, अगर एग्जैक्टली हम बोलेंगे 320 स्कीम्स अभी इसमें इंटीग्रेट की गई है। 2013 से लेके 2024 तक जब हमने ये सारा इसका डाटा खंगाला तो हमें पता चला कि 3.48 लाख करोड़ की बचत हुई है सरकार को। उससे क्या हुआ, जितने भी लेफ्ट वर्ड बेनिफिशरीज थे हमारे पास, सरकार के पास ज्यादा पैसा आ गया, उन्होंने उनको भी रोपिन किया। 13, 14, 15 में 11 करोड़ बेनिफिशरीज थे। अगर आप आज देखेंगे इसका 16 टाइम्स इंक्रीज हुआ, 176 करोड़ बेनिफिशरीज का इसमें इजाफा हुआ है। तो जो भी लीकेजेस होती थी, जो भी इनएफिशिएंसी या डिले पेमेंट्स होती थी, वो इस डायरेक्ट पेमेंट की वजह से वो पार्ट इसमें से एलिमिनेट हुआ। यही एक खूबी है इस डीबीटी की, ये क्यों इतना सक्सेसफुल रहा। डॉक्टर शकील अहमद वीडियो शोपियान थे, उन्होंने इस स्कीम के हवाले से हमें रोशनास किया कि इस स्कीम का कितना फायदा पहुंच रहा है लोगों को। गुलजार हबीब, डीडी न्यूज, शोपियान। और भारत के प्रमुख प्रबंधन संस्थानों में से एक IIM संबलपुर के 9वें वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा भी शामिल हुए। उन्होंने छात्रों को संबोधित भी किया और विकसित भारत की यात्रा में छात्रों से योगदान देने की अपील की। Our Prime Minister had laid down a grand vision for India in 1947. Far-reaching changes will be taking place for India and the world in the coming decades. Prime Minister wants all of us to take the country to the next level through the process of reform, perform, and transform. In this endeavor, all of you will be playing a very, very critical role in ensuring that India becomes a developed country by 2047. देश के पहले उपग्रह आर्यभट्ट की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसरो के पूर्व अध्यक्ष S. सोमनाथ दिल्ली में स्कूली बच्चों के साथ एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां छात्रों ने उन्हें अपने अभिनव अंतरिक्ष मॉडल को दिखाया। भारत के अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में इसरो द्वारा तय किए गए सफर पर डीडी न्यूज के संवाददाता तपस भट्टाचार्य ने इसरो के पूर्व अध्यक्ष S. सोमनाथ से खास बातचीत की। देखिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है फॉर्मर इसरो चेयरमैन सोमनाथ सर। पहले तो ये बताइए, आर्यभट्ट का 50 साल खत्म हो रहा है, ये सैटेलाइट जो आप देख रहे हैं, बच्चे यहाँ पे जो उत्साह है वो सच में कमाल का है। ये कमाल का है। ये तो इतना ज़्यादा लोग आए, यहाँ स्टूडेंट्स आए, मॉडल मिलने का कंपटीशन चल रहा है। मैं उसका जज हूँ। इसी समय बच्चों के साथ काम करना तो इतना खुशी की बात है। ये जो आप एक फेमस फोटो था, साइकिल से लेके जा रहे हैं, और उसके बाद ये जो आज के डेट में जो हम देखते हैं इसरो का जो रॉकेट चलता है, मतलब पूरी दुनिया की नजरें है, वो जर्नी थोड़ा बताएं। ये जर्नी स्टार्टेड तो आर्यभट्ट का जर्नी है। ये 50th ईयर सेलिब्रेशन आज 19 तारीख उसका 50th ईयर का है। 1975 में लॉन्च हुआ था। तो इस जर्नी का इतना महत्व है कि उसी समय हम ये उपग्रह बनाते, उसी समय हमने स्पेस नेशन नहीं थे, वह अदर नेशंस के खिलाफ हमको टेक्नोलॉजी का तो मास्टरी नहीं था। तो अब 50 years later हम तो जो देखें तो हमने ये जो गैप एक्सिस्टेड, हम और उन राष्ट्रों के बराबर तो आए कि हम एक दिन आगे चांद पर जाके साउथ पोल का लैंडिंग कर सकें, और मार्स लैंडर भी हमको बनाने का अब शौक है, और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट तो लैंडिंग ऑन मून इज ऑल्सो अनाउंस्ड। ये सभी हमको ये हुआ कि हम टेक्नोलॉजी हासिल की, और टेक्नोलॉजी के हमने कितना कम दाम में हम डेवलप किए, यहाँ रॉकेट लॉन्चिंग और उपग्रह बनाने का टेक्नोलॉजी हमने हासिल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करते ये थे फॉर्मर इसरो चेयरमैन जो बता रहे थे कि किस तरीके से देश आगे बढ़ा है, और खास तौर से इसरो का जो 50 साल का जो जर्नी है वो रहा है। कैमरा पर्सन आनंद के साथ तपस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। INS चेन्नई और INS केसरी ने सफलतापूर्वक संचालन अभियान यानी मैनोवरिंग एक्सरसाइज और विजिट बोर्ड सर्च एंड सीजर अभ्यास को अंजाम दिया। INS चेन्नई पर तैनात मार्कोस टीम ने तंजानियाई पीपल्स डिफेंस फोर्स और केन्याई स्पेशल फोर्सेस के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यासों में भाग लिया, जिससे दोनों टीमों को अपनी रणनीति को परिष्कृत करने और अपनी संचालन क्षमता को बेहतर बनाने का अवसर मिला। और ये सहयोग संयुक्तता की भावना की प्रतीक है
और भारत की रणनीतिक साझेदारियों को और अधिक सशक्त बनाता है। भारत और अफ्रीकी देश समुद्री डकैती और अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ एक बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट में शामिल हुए हैं। संस्कृत में एक्वे में का अर्थ एकता होता है और ये समुद्री अभ्यास दारे सलाम तंजानिया में किया जा रहा है। विभिन्न देशों की नौसेनाओं के बीच 13 से 18 अप्रैल तक हो रहे इस अभ्यास में कोमोरस, जिबूती, एरिट्रिया, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भाग ले रहे हैं और इस भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS चेन्नई और INS केसरी सैन्य अभ्यास का हिस्सा हैं। रांची में लोगों ने पहली बार भारतीय वायुसेना का एयर शो देखा। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने नामकुम के आर्मी ग्राउंड में अद्भुत और अविस्मरणीय एयर शो पेश किया और इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और वायुसेना के एयर चीफ मार्शल AP सिंह समेत कई खास और आम लोग इसके गवाह बने। रांची में शनिवार का दिन लोगों को लंबे समय तक याद रहेगा। नामकुम के आर्मी ग्राउंड में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर आयोजित इस एयर शो के दौरान युद्धक विमानों ने अद्भुत करतब दिखाते हुए आकाश को तिरंगे से रंग दिया। इस एयर शो में शौर्य, अनुशासन और समन्वय को देख सभी अचंभित नजर आए। विमानों ने 5 मीटर की दूरी बनाते हुए आसमान में तरह तरह की आकृतियां बनाई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और वायुसेना के एयर चीफ मार्शल AP सिंह समेत खास और आम सभी ऐतिहासिक एयर शो के गवाह बने। मौके पर श्री सेठ ने कहा कि इस तरह के आयोजन से लोगों में देशभक्ति की भावना को संबल मिलता है, साथ ही वे नजदीक से जवानों के शौर्य और पराक्रम को देख पाते हैं। हैरत अंगेज जितना शो था, अद्भुत था। हम तो यह शो इसलिए किया कि हमारे जो जनरेशन आने वाली, हमारे जो आने वाला भारत है, आने वाला झारखंड है, भारतीय वायुसेना, भारतीय फौज के रूप के अपना लाइफ बनाया, वो आकर्षण था, वो भी भारतीय फौज का हिस्सा बने। इस एयर शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। युवाओं ने एयर शो के आयोजन की सराहना की और इसे प्रेरणादायक बताया। बहुत ही प्रेरित हैं और ये शो हमारे लिए बहुत ही मजेदार रहा, बहुत ही मोटिवेटिंग रहा। हम लोग एयर शो देखे थे, बहुत बढ़िया लगा, हमें मोटिवेशन मिला एयरफोर्स ज्वाइन करने का। भारत माता की जय! एयर शो के दौरान स्कूली बच्चों का उत्साह देखते ही बना और वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत नजर आए। भविष्य के सपने संजोए एयर शो देखने आई एक छात्रा ने बताया कि वो पायलट बनना चाहती है। जब हम लोग के पास से क्रॉस कर रहा था तो देख के बहुत अच्छा लगा। सोच रहे पायलट बनेंगे आगे जाके। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम देश के 72 शहरों के अलावा विदेशों में भी इस प्रकार का एयर शो कर चुकी है। वायुसेना की इस टीम का एयर शो रविवार को भी है, जो रांची और आसपास के लोगों के लिए सुपर संडे की तरह होगा। DD न्यूज के लिए रांची से प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार। और वहीं इस वर्ष चारधाम की यात्रा 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होने जा रही है। यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुलेंगे। गंगोत्री धाम के कपाट भी उसी दिन श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अनुसार केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां चल रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए चारधाम यात्रा के महत्व पर जोर दिया और कहा कि सरकार सुरक्षित और सुचारू तीर्थ यात्रा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। BKTC के अधिकारी यात्रा से पहले विभिन्न मंदिर स्थलों और सुविधाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ यात्राओं में से एक चारधाम यात्रा में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ शामिल है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अमेरिका और दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की यात्रा पर रहेंगी और इस दौरान वित्त मंत्री कई अहम बैठकों में हिस्सा लेंगी।
20 से 25 अप्रैल के दौरान वित्त मंत्री अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को और वॉशिंगटन डीसी का दौरा करेंगी। सैन फ्रांसिस्को में वित्त मंत्री स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के हूवर इंस्टीट्यूशन में विकसित भारत 2047 की नींव रखना विषय पर एक सभा को संबोधित करेंगी। साथ ही वित्त मंत्री सैन फ्रांसिस्को में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के अलावा शीर्ष आईटी फर्मों के सीईओ और निवेशकों से भी मुलाकात करेंगी। वहीं वित्त मंत्री सीतारमण वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ और विश्व बैंक के स्प्रिंग मीटिंग्स, G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की दूसरी बैठक समेत कई अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगी। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की अपनी पहली यात्रा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वरिष्ठ अधिकारियों और बिजनेस लीडर्स के भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी। वित्त मंत्री पेरू में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगी। महत्वपूर्ण खनिजों और बहुमूल्य धातुओं की वैश्विक सप्लाई चेन में पेरू के महत्व को देखते हुए इस यात्रा में कई अहम मुद्दों पर बातचीत की संभावना है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 21 अप्रैल को 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति सबसे पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद वे जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जिस दौरान पिंक सिटी का भ्रमण करेंगे। उपराष्ट्रपति वेंस के स्वागत के लिए जयपुर में जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। 22 अप्रैल को वो ऐतिहासिक आमेर किले का दौरा करेंगे, जहां उनका पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले यूएस इंडिया बिजनेस समिट में हिस्सा लेंगे और दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को लेकर अपना विजन साझा करेंगे। बिजनेस समिट के बाद उपराष्ट्रपति वेंस राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। 23 अप्रैल को वे आगरा जाकर ताजमहल का दीदार करेंगे। 24 अप्रैल को वे वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति वेंस की यात्रा के दौरान उनके साथ उनकी पत्नी उषा, बच्चे समेत अन्य वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी भी होंगे। 2013 के बाद ये किसी अमेरिकी उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा है। और बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर भारत सरकार ने बांग्लादेश को आड़े हाथों लिया है। बांग्लादेश के दिनाजपुर में एक प्रमुख हिंदू अल्पसंख्यक नेता भावेश चंद्र रॉय के अपहरण और हत्या की घटना पर भारत ने गहरा दुख और आक्रोश जताया है और इसके साथ ही बांग्लादेश की यूनुस सरकार को खरी खरी भी सुनाई है। बांग्लादेश में हिंदू नेता की हत्या, भारत ने जताई कड़ी प्रतिक्रिया, यूनुस सरकार को सुनाई खरी खरी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। इसी बीच उत्तरी बांग्लादेश के दिनाजपुर में एक प्रमुख हिंदू अल्पसंख्यक नेता भावेश चंद्र राय के अपहरण और हत्या की घटना सामने आई है। इस घटना पर भारत ने गहरा दुख जताया है। इसके साथ ही बांग्लादेश की यूनुस सरकार को खरी खरी भी सुनाई है। नई दिल्ली ने इस घटना की निंदा की और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेशी अंतरिम सरकार पर अपने अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। भारत ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक नेता की हत्या पर गहरी चिंता जताई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस घटना की कड़ी निंदा की और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को कर्तव्यों की याद दिलाई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत के रुख को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा, हमने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक नेता भावेश चंद्र राय के अपहरण और क्रूर हत्या को व्यथित रूप से देखा है। यह हत्या अंतरिम सरकार के तहत हिंदू अल्पसंख्यकों के व्यवस्थित उत्पीड़न के पैटर्न का अनुसरण करती है, जबकि पिछली ऐसी घटनाओं के अपराधी दंड से बचकर घूमते हैं। हम इस घटना की निंदा करते हैं और एक बार फिर अंतरिम सरकार को याद दिलाते हैं कि वो बिना किसी बहाने या भेदभाव के हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं को लेकर भारत में आक्रोश का माहौल है। वक्त आ गया है कि बांग्लादेश में जब सब जिहादी आतंकवादी बन चुके हैं तो इनको एक तरफ से भारत को जो है चाहिए कि भारत सरकार वहाँ मिलिट्री अपना उतारे, वहाँ जितने भी हैं इस तरह के लोग उन सबको समाप्त करके और फिर से वो भारत का हिस्सा होना चाहिए। इस प्रकार से यूनुस खान की जो राजनीति चल रही है, वहाँ के हिंदुओं को मिटाने का जो षड्यंत्र चल रहा, पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक बांग्लादेश उभरा। जिस प्रकार से भावेश चंद्र राय की हत्या की गई है वह पूर्व नियोजित साजिश थी और हिंदुओं को पूरी तरीके से बांग्लादेश में समाप्त करने के लिए साजिशन आतंकियों की गोद में मोहम्मद यूनुस की सरकार खेल रही है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के प्रमुख नेता
भावेश चंद्र राय को शुक्रवार रात उनके घर से अगवा कर लिया गया था और बाइक सवार हमलावरों के समूह ने बेरहमी से पीट कर उनकी हत्या कर दी थी। भावेश चंद्र राय बांग्लादेश पूजा ऊर्जा पान परिषद के बिराल इकाई के उपाध्यक्ष थे। वो इलाके के हिंदू समुदाय के एक प्रमुख नेता भी थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष में ईस्टर के मौके पर युद्ध विराम की घोषणा की। ये युद्ध विराम रूसी समयानुसार शनिवार शाम 6 बजे से रविवार रात 12 बजे तक लागू रहेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने यह घोषणा जनरल स्टाफ प्रमुख जनरल गेरासिमोव के साथ एक बैठक में की। क्रेमलिन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि उसे उम्मीद है कि यूक्रेन भी इसी तरह का कदम उठाएगा और ईस्टर के दौरान इस अवधि के दौरान सभी तरह की गोलीबारी बंद कर देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया और इस खेल आयोजन में 25,000 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस महोत्सव में जूनियर और सीनियर दोनों श्रेणियों के लिए एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, मुक्केबाजी और ताइक्वांडो प्रतियोगिताएं हो रही हैं। स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथियों के समक्ष कलारीपयट्टू, योग और मलखंभ का भी प्रदर्शन किया गया। खेलों और खिलाड़ियों के प्रति समाज की धारणा पहले की अपेक्षा में दावे के साथ कह सकता हूं कि बदली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक नई स्पोर्टिंग कल्चर का विकास हुआ है। समय आ गया है, तैयारी की जानी चाहिए ताकि लखनऊ में भी नेशनल गेम्स का आयोजन हो सके, यह समस्त लखनऊवासी चाहते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।